सोशल वर्कर जो होते हैं वो पैदाइशी रजाकार होते हैं। लेकिन जफर साहब ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं। सेंसिटिव होना अलग है, रजाकार होना अलग। कैसे मुमकिन है एक आदमी जो है उसके बच्चे ने कभी पुल की इस तरफ की दुनिया क्यों नहीं देखी? इसको एक प्रोफेशनल इदारे की शक्ल देना, ये कब से सोचा? ईदी साहब को पढ़ते हैं हम, ईदी साहब की चीज़ों पे अमल करते हैं, हमने वही लाइन वही डायरेक्शन ली है। आप बम प्रूफ गाड़ी में घूम रहे हैं। मुझे इस्लामाबाद से लेटर आया है मिनिस्ट्री से कि भाई आपको बम प्रूफ गाड़ी में घूमना है। नाम से FIR काटूंगा मालिक के, और जब तक कटेगी नहीं लाश भी दफन नहीं दूंगा। लोग कहते हैं आप गैरअप कर रहे हैं किसी पार्टी के लिए या किसी पार्टी में शामिल होने के लिए। समाजियात अलग चीज़ है, सियासियात अलग चीज़। हम समाजी लोग। लैब कह रही है 17 रुपए वाले टेस्ट के तुमसे 4,500 रुपए लूंगा। क्यों इंटरनेशनल मीडिया उछल जाता है देख के कि ये तो इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, क्या हो रहा है? मतलब कि आपको भी बैरूनी सपोर्ट है? बैरूनी से मुराद क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे देखते हैं, जैसे SIUT है? मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आपने SIUT की बात की, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर अदीबुल हसन का नाम खड़े होकर लेना चाहिए भाई। खत्म कर दो, ये करो वो करो, ये सब सारी चीजें फिक्स कर दो। अब NDA हुआ कि एक सियासी जमात ज्वाइन कर ली। नहीं, लोगों को पता नहीं था। जिंदगी में आप कितनी ही तेजी से भाग रहे हों, मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हों, चैनल्स TV पे फ्लिप कर रहे हों, आप एक चीज़ पे रुक जाते हैं। अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है, आवाज़ में और उस बात में अगर दम है, तो आप बिजी से बिजी मोमेंट में रुक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बातें बहुत अहमियत रखती हैं। टॉक्स दैट मैटर। हमारे साथ आज हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान हैं ज़फ़र। अगला नाम मैं इसलिए नहीं लूँगी कि उनके नाम के साथ JDC आ चुका है और उसके बाद ना उनके अब्बा का नाम आता है ना किसी और कोई पहचान आती है। JDC उनकी पहचान बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो ये बता दें कि अब्बा का नाम क्या था? अब्बा का नाम है जरार हुसैन। जरार हुसैन, माशाल्लाह। अब्बा ने कभी शिकायत नहीं की कि ये JDC तुम्हारी पहचान बन गया, ये मैं कहाँ गया? नहीं, बिल्कुल वो उन सबकी सपोर्ट है शामिल हाल। और चूँकि अचानक से कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज़ देखते रहे बचपन से, स्कूल टाइम से देखते रहे, तो उस सिस्टम के ऑटोमेटिकली सब लोग उसका हिस्सा बनते चले गए। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि ये सारी प्रैक्टिस अब्बा भी करते थे? नहीं, वो तो एक जॉब करते थे, सेमी गवर्नमेंट इदारा है पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री उसमें। और लेकिन वो देखते तो रहे ना कि घर में 3 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा जो है वो जैसे जो हमारे जैसे लोग होते हैं, सोशल वर्कर जो होते हैं वो पैदाइशी रजाकार होते हैं। अगर घर में कोई मेहमान 3 यही रुक जाइएगा। पैदाइशी रजाकार क्या मतलब? पैदाइशी कैसे समाज की खिदमत कर सकते हैं? कि बिलफर्ज कोई मेहमान कोई मिठाई लेकर आया, एक डब्बा मिठाई का लेकर आया, उसमें मिक्स मिठाई है और 3 बच्चे, तीनों को ही गुलाब जामुन पसंद है और उस डब्बे में 2 गुलाब जामुन है। तो कोई एक बच्चा खुद से बात बोल के विड्रॉ हो जाता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, हालांकि उसको पसंद है। बिलफर्ज कोई खिलौने ऐसे हैं या साइकिल है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसके वो चाहे शोर करके ले सकता है या थोड़ा सा रजिस्ट करके, लेकिन वो खुद से विड्रॉ हो जाता है और दूसरे की खुशी के लिए, तो वो रज़ाकार होता है। जैसे कि अगर सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर है, कुछ भी नहीं पता होता कि हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कोई बैद नहीं उसको एक शायद 10 साल का बच्चा वहाँ पे अपने वालिद की बाइक रुकवा के उतर के हटा दे, कोई बैद नहीं एक 80 साल का बूढ़ा आदमी गाड़ी रोक के उतर के आके उसको हटा दे पत्थर को बगैर उजरत के। तो ये सब रज़ाकार होते हैं। ये अलग कैटेगरी होती है, इनको लोगों की महरूमियाँ नज़र आती हैं, परेशानियाँ। लेकिन मैं और आप अभी किसी शादी में जाएँ, हम अगर बिलफर्ज हम बैठे हैं शादी में, आप नोट कर रही होंगी दुल्हन ने कौन सा गरारा पहना है, कौन सा शरारा पहना है, इन है नहीं इन है, मेकअप कहाँ से कराया है, किसका मेकअप कॉपी किया है, कपड़े का कलर क्या है, दिन में हो रही तो ग्लासेस लगाए हैं नहीं ये सब चीज़ें देख रही हूँ। इसमें टाइम पूरा हो जाएगा और ऐलान हो जाएगा खाना खुल गया, आ जाए खाना खा लें। फिर खाने पे तो सारा शुरू होगा, ये चीज़ रखी है, ये नहीं रखी, प्रॉन यहाँ से कॉपी किए हैं, ये यहाँ से वहाँ से। हम जो बैठेंगे हम कुछ और देख रहे होंगे। हम देख रहे होंगे कि दूल्हा के वो गरीब रिश्तेदार जिनको अहमियत नहीं दी जा रही, सगे चचा की बेटी है, अगर थोड़ी सी उसके साथ प्रॉब्लम है, लंगड़ा के चल रही है कुछ भी, तो उसको स्टेज पे नहीं बुलाया जा रहा, उसको मना किया जा रहा तुम स्टेज पे नहीं आना। या वो जो करीबी तरीन मेहमान है और फाइनेंशियली कमज़ोर, उनको दूर क्यों बैठाया हुआ, उनको करीब क्यों नहीं आने दे रहे। या हमें वो वेटर नज़र आता है जो बेचारा भाग भाग के चीज़ें ला के रख रहा है और हंस के आपको देख रहा है सिर्फ इसलिए कि आप जाते हैं उसको 500 रुपये दे दिएगा। लेकिन ज़फ़र साहब ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। आर्टिस्ट भी बहुत सेंसिटिव होता है। होना अलग है, सेंसिटिव होना अलग है, रज़ाकार होना अलग है। सेंसिटिव तो आप ऐसे हो सकते हैं कि मैं एक TV ख़रीदने गया बहुत महंगा और जी कोई उसके ऊपर कोई ज़रा सा ऑब्जेक्शन हुआ आप या उसने कोई आपसे बात तेज़ आवाज़ में कर दी, आप डिसाइड हो गए जी मैं आपका इतना प्राइम क्लाइंट था, आपने कैसी बात कर दी मेरा दिल, ये अलग चीज़ है। आपको अपने साथ खड़े हुए ड्राइवर की महरूमियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, आपको अपने घर अपनी सगी बहन या उसके बच्चों की महरूमियाँ नज़र नहीं आ रही, तो ये कौन से सेंसिटिव है आप? रज़ाकार होना चीज़ अलग है, हसास होना अलग है।
हसासियत अलग चीज़ है कि भाई हाँ मैं बहुत हसास हूँ, मैं ज़रा सी बात को फील कर जाता हूँ, हाँ कर जाते हैं। ये हसासियत किस काम की कि जो आपको अपने ही करीबी तरीन अपनी खाला के बच्चों को आप इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो आपके स्टेटस के मुताबिक नहीं है, उनके पास आप जैसी गाड़ी नहीं है। ये आपकी जो सुपर सेंसिटिविटी थी, ये आपको कहाँ से लगा कि अच्छा मैं अब्बा सरकारी और वहाँ भी बड़ी महरूमियाँ होती हैं ऐसे घरों में, बहुत सारी चीज़ों में आप लैक कर रहे होते हैं, बहुत सारी लग्जरीज होती हैं दुनिया की जो आप उस तरह से, तो ये सारी इन महरूमियों में पलते हुए देखिए आपको नहीं लगा कि आपको कोई प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, कहीं बिजनेस खोल लेना चाहिए, ऐसा नहीं सोचा? मैं जिन महरूमियों का शिकार हुआ वो माशरती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर में पैदा हुआ हर फैसिलिटी मेरे पास थी। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ जिसमें कंप्यूटर आया तो शायद सबसे पहले कंप्यूटर हमारे पास था, हर चीज़ हमारे पास थी। मैं अपनी फैमिली माशरती महरूमी, लोगों के साथ ज़्यादती, तबक़ाती तफरीक, कैसे मुमकिन है? एक आदमी जो है उसके बच्चे ने कभी पुल के इस तरफ की दुनिया क्यों नहीं देखी? सेम शहर है, महरूमियाँ दर महरूमियाँ, लाइटें जा रही हैं, बिजली नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, सड़क नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। स्कूलों में आप जाके देखें, अभी इस वक्त कराची के 500 सरकारी स्कूल विज़िट करते हैं, आए चलें, सर्दियाँ हैं ना, दिखाएं कहाँ खिड़कियाँ। तो वो किसी माँ के बच्चे नहीं हैं जो पढ़ रहे हैं, सुबह 7 बजे आके बैठे हुए, उनके पास तो स्वेटर भी नहीं खरीदने को, सरकारी स्कूल में इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। आपने भी खिड़कियाँ लगाने की कोशिश नहीं की, क्या हाल होता होगा बेचारों का दिन में 1 बजे तक। तो ये हमें मुझे नज़र आती हैं, जब नज़र आएंगी तो इन सब के ख़िलाफ़ काम करूँगा। अच्छा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसके ऊपर ज़रूर आते हैं। आपकी अभी करंट जो सिचुएशन और जितनी खिदमात हैं आपकी एनजीओ की। मैं माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, आपने पूछा कि जॉब की कि नहीं की। मैंने बिल्कुल जॉब की। मुझे पता आपने एक जूस की फर्म में जॉब की। मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में पाकिस्तान का सबसे कम उम्र नेशनल सेल्स मैनेजर होने का एजाज़ रहा है मेरे पास। 21 साल की उम्र में कोई नेशनल सेल्स मैनेजर नहीं बन सकता, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी होगा जहाँ आपको डायरेक्ट अरबी से बात करनी हो, रिपोर्ट देनी हो, और वो ब्रांड जो पाकिस्तान इंडिया में लीडिंग ब्रांड हो जूस का। तो मैं बड़ी पोस्ट पे कर चुका हूँ, खुदा का फजल है, कोई प्रॉब्लम। आपको लगा हो कि मेरा एक्चुअल सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था, मैंने ये कर दिया था? देखिए, हम जब आप मैट्रिक इंटर में आते हैं तो आप ख़ुद से शॉपिंग करना शुरू करते हैं। आप कोशिश पहली बार बाज़ार जाते हैं, आप दूसरी बार जाते हैं। अब एक हद तक टाइम होता है जब वालिदैन आपकी हर चीज़ का वो करते हैं कि भाई पैंट ऐसी पहननी है, शर्ट मैं ख़रीद के ले आया हूँ। तो हमने जब अपनी शॉपिंग का आगाज़ किया ज़िंदगी में, तो हम जो चीज़ ख़रीद के लाते थे, हमारे घर लाने के बाद आधे घंटे बाद हमारा कोई दोस्त अगर मांगने आता तो हम दे देते थे। और हम मतलब ये हमारे लिए मुश्किल चीज़ होती थी। फैमिली वालदा घर में बोल रही है कि भाई अभी तो तुम ख़रीद के लाए हो, तुमने खुद नहीं पहना। तो मुझे कभी इस चीज़ का कोई वो नहीं हुआ कि भाई मेरी चीज़ है, मैंने पहनी ही नहीं है और वापस भी नहीं मिली। वापस कहाँ मिलती है, कोई चीज़ आपने दे दी, किसी को दे दी। तो मुझे इन चीज़ों का एहसास कभी नहीं हुआ। और मैंने हमेशा ये बात बोली कि बिल्कुल, ये तो कॉल भी है किसी बढ़ेगा कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और रिश्ते प्यार के लिए होते हैं। तो मैं इस चीज़ पे हमेशा से अमल करता हूँ। मैं कभी चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ा। और आज भी आप देखें, हम जिस लाइन पे चल रहे हैं, हम बड़े खुले दिल के साथ काम कर रहे हैं। इदारे की शक्ल देना, ये कब से सोचा था? हम 2003 से हम एक खैरुल अमल वर्किंग कमेटी के नाम से काम कर रहे थे। हम हुसैनी ब्लड बैंक में खून जमा करके देते थे मुख्तलिफ जामियात, जामिया कराची, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में। और वो जो बेचारे अंदरूनी सिंध से मरीज़ आते थे जिन्ना अस्पताल, जिनको खून नहीं मिलता था, डोनर, वो नशे के आदि अफराद से खून ख़रीदा करते थे। तो हमने उनको बचाने के लिए फ्री में टोकन देते थे, जाएँ आप हुसैनी से खून ले लें। फिर 2010 में जब सैलाब आया और हमने सैलाब ज़दा इलाकों में जाके देखा कि वहाँ राशन क्या पूछ के दिया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत तकलीफ़देह अमल था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर हमने बाकायदा तौर पे एक इदारा रजिस्टर्ड कराया और उस वक्त से काम शुरू किया। और हर किस्म की तफरीक से बालातर हो के पहले दिन ऐलान किया कि जो किसी भी किस्म का लिसानी या फ़िरक़ा परस्त या कुछ भी ऐसा तासुब रखता है, वो हमारे ना हमें डोनेशन दे, ना हमें अब अच्छा समझे, क्योंकि हम तो इन तमाम तफरीक से बालातर हो के काम करेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है, हम इसी लाइन पर काम कर रहे हैं, खुले दिल के साथ कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, जैसे हर फील्ड में कंपटीशन होता है ना, तो आपने 2010 के फ्लड्स की बात की, तो उस वक्त ईदी साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बहुत एक्टिव थी, अब तक है। तो ऐसे वक्त में जहाँ एक बेंचमार्क इतना बड़ा ईदी साहब की शक्ल में, या ईदी साहब जहाँ तक पहुँचे हैं वो सेट कर दिया गया हो, तो फिर बाकी आने वालों के लिए मुश्किल होती है। लोग सीरियस लेते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं। देखिए, मैं तो आज तक अपने हर वीडियो में हर जगह क्लियर बोलता हूँ कि हम ईदी साहब को कॉपी करते हैं, हम ईदी साहब को सीखते हैं, हम ईदी साहब को पढ़ते हैं, हम ईदी साहब की चीज़ों का अमल करते हैं। हमने वही लाइन, वही डायरेक्शन ली है। और मैं बड़ा प्राउड कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा आज भी ईदी है। किसी का सगा बाप जिसने उसको नाम, शनाख्त, पहचान दी हो, पढ़ाया लिखाया हो, जायदाद दी हो, गाड़ी, सब कुछ दिया हो, लेकिन वो अगर अचानक पागल हो जाए, अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दे, अपनी पोती नवासी को उठा के छत से नीचे फेंकना तो शुरू कर दे, कितनी देर वो घर में रखेंगे आप उस बाप को? कहाँ लेकर जाएंगे? कोई सेंटर है शहर में? नहीं।
आप ईदी सेंटर लेके जाएंगे और वो इदारा बगैर पैसा रुपया लिए उनका इलाज करेगा, उनको नॉर्मल करके 2 महीने बाद आपको वापस करेगा। तो जो काम वो कर रहे हैं, मेरे शहर में कहाँ 1600 लोग डेली मरते हैं, ईदी साहब के अलावा कौन सा मुर्दा खाना आपने देखा? अगर बात करूं पूरे वर्ल्ड में तो 1600 एम्बुलेंसेस का फ्लोट किसके पास है? ईदी साहब। और कोई ज़ख्मी, कोई लाश, कुछ किसी की उठा लें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि पैसे रुपए के लिए उसकी फैमिली से लड़ रहे हैं। काम ही बहुत अलग काम है। यहाँ लोग जिंदा लोगों को नहीं रखते। सवाल पूछूंगी जो आम आदमी के जहन में आता है कि ईदी साहब के लोगों के जाने के बाद फिर जैसे सियासी पार्टियों में लोग चले जाते हैं, लीडर्स चले जाते हैं, उनकी औलाद उसको उस तरह से रख नहीं पाती, या हमेशा हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि वो थे या वो थी तो उस तरह से था। तो आपको लगता है कि ईदी साहब के जाने के बाद वहाँ परफॉर्मेंस में, डिलीवरी में कमी आई है? देखिए, ईदी साहब एक लंबे अरसे तक बीमार रहे और जिस वक्त वो बीमार थे उस वक्त भी काम उसी स्पीड में चल रहा था। मैं समझता हूँ अब मज़ीद चूँकि दुनिया में जिद्दत आई है तो ईदी में भी जिद्दत आ चुकी है, काम उनका बहुत बेहतर है, काम बहुत बढ़ चुका है और फैसल ईदी साहब ने बहुत अच्छा संभाला है। और बिल्किस आपा जब तक थी वो बहुत अच्छा, और अभी उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। आप देखें तो सेटअप यहाँ से लेकर आप अभी मैं और आप यहाँ बैठे हैं, खुदा न खास्ता कोई वाक़या अगर हम चमन में या पेशावर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास भी सुनेंगे तो पहली फुटेज जो आएगी उस फुटेज में आपको ईदी की एम्बुलेंस नज़र आएंगी। तो इसका फिर इसके बाद कौन सा रिज़ल्ट रह जाता है? सुपर नंबर 1 इदारा पाकिस्तान का आज भी, और बहुत मजबूत इदारा है, बहुत मजबूत इदारा है। और मैं समझता हूँ हमें मानना चाहिए कि देखें ये वो इदारे हैं, मैं क्यों इनको प्रिंसिपल मानता हूँ, मैं इनको क्यों बाप इदारा बोलता हूँ, इन्होंने पूछा ही नहीं कभी किसी बेवा से कि हम तेरे शौहर की मैयत नहीं रखेंगे, तेरा मसलक बता, अपने शौहर की ज़बान बता। नहीं, इन्होंने इंसानियत की खिदमत की, बिला तफरीक की, इसीलिए हम इनको आइडियल मानते हैं, इनको प्रिंसिपल मानते हैं, इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कंपेटिटर्स नए नए लोग आते हैं और लोगों में बड़ा जज्बा होता है काम करने का, वो अपने नाम से फेडरेशन या ट्रस्ट बनाते हैं और काम करते हैं। और उसमें चूँकि इन सारी फेडरेशन को और इन NGOs को बाहर से फंडिंग भी आती है, लोग सपोर्ट करते हैं, तो एक लालच, ये जो कंट्रोवर्सीज़ बनती हैं वो उस तरह से बनती है कि जी लालच भी पोशीदा होता है और ये है वो है। उसको किस तरह देखते हैं आप? देखें, हम थोड़े अलग लोग हैं। लालच वालच तो वो देखे जिसको थ्रेड ना हो, जो दुश्मनदार ना हो। हमें तो पता ही नहीं था कि जब आप NGO बना के उतरेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, मजलूमों के साथ खड़े होंगे तो माफियाज आपके दुश्मन बन जाएंगे। हमने जब 2020 की बारिश से पहले मैंने वीडियो बनाई कि देखें ये कौन सा मजाक है कि हम अगर मैं बिलफर्ज अपनी बहन को अगर फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई बारिश हो रही है, अभी रुकेगी, आ जाओ खाने पे, शाम में चाय पे आ जाओ, तो बहन बोले हाँ बस बच्चे अभी ट्यूशन से आ जाए, हम आ रहे हैं। हाँ, पीछे गली में 2 बच्चे करंट लग के मर गए। अच्छा तुम बताओ खाना क्या बना है? यानी वो जो 2 बच्चे मरे हैं उनके मरने की औकात करंट लग के वो सेकंड का आधा हिस्सा थी। ये कितना बड़ा जुल्म है। मैंने 2020 की बारिश से पहले वीडियो बना दी थी। मैंने कहा अगर इस बारिश में एक आदमी भी के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से मरा तो मैं ये दफन नहीं होने दूंगा, नाम से FIR काटूंगा मालिक के, और जब तक कटेगी नहीं लाश भी दफन नहीं होने दूंगा। तो मैंने कटवाई 25-30 FIR। उसका फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? 6.5 लाख पोलों में इनको अर्थिंग करनी पड़ी। आज कोई भी बारिश हो एक आदमी नहीं मरता। क्यों? जब अर्थिंग हो गई या पोल थोड़ी खींचेगा किसी को। फिर उन्होंने हर पोल पे नंबर प्लेट लगा दी है कि भाई हमारी FIR नहीं कटेगी, ये जो जिम्मेदार है उसकी कटेगी। तो इतने माफियाज के बीच, जो कि आई एम श्योर दूसरे ममालिक में भी होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा शायद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, इतने माफियाज के बीच काम करना आसान होता है? देखें, जब आपने एक फ़ैसला किया हुआ हो कि लोगों के लिए जीना है, लोगों के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करनी है, जुल्म, बर्बरियत, किसी भी किस्म की ज़्यादती तो फिर आप नहीं घबराते किसी चीज़ से। लेकिन कहते हैं सिस्टम में रहने के लिए हाथ मिलाना पड़ता है, आप करते हैं? नहीं, हमारी वो लाइन नहीं है, हमारी वो लाइन ही नहीं। मैं जिस इदारे का नाम ले रहा हूँ, इस के इलेक्ट्रिक का नाम कोई ले सकता था? कोई सियासी पार्टी का नाम ले लें। कितने मुजाहरे होते हैं इनके खिलाफ, कोई आता है ना, खड़ा होता है कि नहीं अगर नहीं अर्थिंग होगी तो हम जान दे देंगे अपनी। रोड के ऊपर हम धरना दे रहे हैं, जब तक अर्थिंग नहीं होगी स्टैंड लेना पड़ता है। जब मैंने उनके खिलाफ पर्चे, उन्होंने मुझ पर केसेस किए, मैं भुगत रहा हूँ। अच्छा, सियासी पार्टी से मुझे ध्यान आया, बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल भी करते होंगे कि भाई आप गेयरअप हो रहे हैं कि ये सब करने के बाद। मैंने कहा कंट्रोवर्सी, जब आप लाइमलाइट में आ जाते हैं तो फिर तो ये आपका हर चीज़ की कॉस्ट होती है। लाइमलाइट में आने की कॉस्ट यही है कि आपके बारे में अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें होती हैं। तो लोग कहते हैं आप गेयरअप कर रहे हैं किसी पार्टी के लिए या किसी पार्टी में शामिल होने के लिए। देखिए, अब से 1 महीने पहले मुझे कराची में जो 2 बड़ी पार्टियां, दोनों पार्टियों के टॉप लेवल के लोगों ने
उन सीटों की ऑफ़र की जो 100% उनकी जीती जाएंगी नेशनल असेंबली में। ठीक है। मैंने दोनों पार्टियों से इंतहाई शुक्रिया अदा करते हुए, नाराज़ भी ना हूँ क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने माजरत की। मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने उनसे यही माजरत की, मैं जिस लाइन पे काम कर रहा हूँ पहली माफियाज़ में उलझा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ आदमी हूँ। मैं देखें, अगर आप डॉक्टर हैं, आप जानती हैं गुर्दे का मरीज़ जो है, अगर वो सरकारी अस्पताल जाता है डायलिसिस कराने कराची में, तो जिस अस्पताल वो डायलिसिस कराने जा रहा है उस एक अस्पताल के ऊपर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का लोड है। बहुत बहुत वजन है। वो बच्चा जो गुर्दे का मरीज़ है, उसके माँ बाप उसको लेकर अपने शहर से कराची आए हुए हैं, और जब तक वो बच्चा इंतकाल नहीं कर जाएगा वो वहीं फुटपाथ पे सोएंगे, क्योंकि हर 48 घंटे में 4 घंटे उस बच्चे को मशीन पे लेटना है। अस्पताल कह रहा है मैं 4 घंटे इसको टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास 250 मशीनें, मरीज़ हज़ारों हैं, 2 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम डायलिसिस दूंगा, उस पर भी डायलाइजर जो होगा रीयूज़ होगा 10, 12, 15 बार। तो अब वो मरीज़ कहाँ जाएगा जो शहर का था? ये सारी प्रॉब्लम्स बजा हैं। मैंने आपसे एक सवाल किया कि आप क्या कभी अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होता देखते हैं? अभी तो मैं नहीं देख रहा। ये तो सवाल या तो जवाब इसका हो सकता था हाँ या ना। देखें, हालात देखें, हमारे जैसे जो लोग होते हैं जो माफिया से लड़ रहे होते हैं, जो सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं पता होता उनका, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं पता होता। मैं इस वक्त जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ख़िलाफ़ लैब माफिया एक बहुत बड़ा गेम कर रही है कराची, मतलब मेरे ख़िलाफ़ एक झूठी कैंपेन रन कर रही है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है। क्योंकि देखें ना, हम उस माफिया को जो खरबों रुपए, पाकिस्तान में 2.25 करोड़ गुर्दे का मरीज़ है, कैसे मालूम हुआ? तुमने टेस्ट कराया तो मालूम हो तुम गुर्दे के मरीज। टेस्ट कहाँ से होगा? लैब से होगा। लैब कह रही है 17 रुपए वाले टेस्ट के तुमसे 4,500 रुपये लूँगा। क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में 30% आबादी शुगर की मरीज़ है, कैसे मालूम होगा? टेस्ट कराओगे। टेस्ट कहाँ से कराओगे? मैं रात में सोया, मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझसे पूछ ही नहीं रहा कि नया बेड था, तकिया गलत जगह रख ली, किसी नए बिस्तर, नहीं कल MRI करा गया। अरे भाई 65,000 का MRI है, कहाँ से करा के आ जाए? खाना ही नहीं है किसी के घर में। आप जिसको बुला लें, आप जिसकी तनख्वाह 80,000 रुपये, उससे पूछें अच्छा खाना खा रहे हो? बोलेगा बस शुक्र है अल्लाह। तो मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जब आप इतना इस चीज़ को फील करते हैं और इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, चाहे वो लैब हो, चाहे स्कूल्स हो, एजुकेशन में, जी, तो इसका मतलब है कि ये भी एक ज़रिया है, सियासत में आना भी एक रास्ता बन सकता है, जरिया बन सकता है। लेकिन दो अलग अलग चीज़ें, बेटरमेंट। समाजियात अलग चीज़ है, सियासियात अलग चीज़ है। हम समाजी लोग हैं, हमारी लाइन ही अलग है। हमें अगर किसी ने गंदा कराना है, हमारे काम को डैमेज करना है, हमें वो बोलेगा जी आ जाओ भाई इधर, इस सीट पे आ जाओ, उस सीट पे आ जाओ। हो सकता है खुलूस से बोल रहा हो, और वो बिल्कुल बोला भी लोगों ने खुलूस से, और बहुत बड़े खुलूस से बोला, लेकिन मैं जब उतरूँगा तो भाई आपके जो सियासी पार्टी के दुश्मन हैं वो मेरे खिलाफ शुरू हो जाएंगे, उससे मुझे नुकसान होगा। अभी एक मरीज़ के ऊपर महीने का 3 लाख रुपए डायलिसिस पे खर्चा आ रहा है। 11 सेंटर खोल चुके हैं हम कराची में, सियालकोट में खोल दिया, फैसलाबाद में किडनी सेंटर खोलने, जहाँ ट्रांसप्लांट के साथ साथ 25,000 डायलिसिस महीने के फ्री होंगे। यहाँ से लेकर आज़ाद कश्मीर तक जितने रेस्टोरेंट चल रहे हैं, एक आदमी का खाना 150 रुपये का लगाएं, 2 लाख लोगों का खाना जा रहा है। ये अरबों खरबों रुपए कहाँ से आ रहे हैं? ये सब आवाम दे रही है। उस आवाम को मैं काट के टुकड़ों में डिवाइड कर दूं कि जी तुम पीपल्स पार्टी के, तुम MQM के, तुम नून लीग के, तुम PTI के, तुम फलां के, तुम, अब तो मेरा वो डोनर तो चला गया ना, वो तो मैं सिर्फ 10% का रह गया, जो मुझे 100 लोग मुझ पर कह रहे थे कि नहीं। तो मैं किसी की भी भाई किसी के साथ सियासी जमात के साथ दिली वाबस्तगी हो सकती है। वो मुझे बोलेगा तुम उधर, तुम इधर, तो मैं उलझना ही नहीं चाहता। और वो बहुत सारे सियासतदान हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, हमसे अनसिक्योर होते हैं, कहते हैं तुम सियासी पार्टी लॉन्च करोगे। अरे भाई उनको इतनी बार बता दिया कि हमारी लाइन ही अलग है। इतने माफिया से पंगा लिया हुआ है, ज़िंदगी का 1 मिनट का नहीं पता, 1 दिन का नहीं पता। आप किधर उलझ रहे हो हमसे? हमारी वो लाइन ही नहीं है। आप देखो हमारा काम अगर अच्छा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, बड़ी बात है। नहीं कर सकते तो आप ये हमसे अनसिक्योर नहीं हो, हमारी लाइन ही नहीं है वो। बिला वजह में आप हमसे अनसिक्योर हो रहे हो। अगर हम जहन साजी कर रहे होते, हम अपने जैसे 2000 दिमाग तैयार कर रहे होते, तो आपके लिए ख़तरा था। हमारी डायरेक्शन ही अलग है। हमारे जैसे लोग जो होते हैं आके साथ जुड़ जाते हैं, काम कर रहे हैं, लगे हुए। अच्छा, माफिया हर इंडस्ट्री में होते हैं? हर इंडस्ट्री में। NGOs की इंडस्ट्री में हो गए हैं या नहीं? आप एंकर थी, हाँ। आपने TV पर राज किया है अरसे तक, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि कौन पैसे दे के आता है। मैं आपके प्रोग्राम में आया, आपने मुझसे 20 दफ़ा बोला ये चप्पल पहन लो, मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कौन कितना पैसा खर्च करके आगे बैठता है, कौन प्रोड्यूसर को पैसा देता है, कौन डायरेक्टर को पैसा देता है, किसके। भाई
पहले पूछते हैं आके, प्लीज़ सवाल बता दें, क्या पूछेंगे? हमें तो सब पता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या सिस्टम होते हैं, क्या नहीं तो फिर ये भी तो आप फिर चुप रहते हैं, आप इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर आपको पता है कि कोई एनजीओ या कोई पर्सनालिटी ऐसी है जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट है लेकिन वो गलत ट्रस्ट है, तो आप उनको, वो भी तो उनको सामना लाना। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझा हुआ हूँ। लोगों को अवेयरनेस है और बहुत अच्छे तरीके से लोग देख रहे होते हैं कि देखिए ना, मैं क्या बोलूँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, मैं प्लीज़ बोले, बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। लोगों को इल्म है कि देखिए ना, बात ये कि मैं ज़रा सा भी कुछ बोलूँगा बहुत नाराज़ हो जाते हैं लोग। लोगों को सब कुछ पता है, क्या सच है क्या झूठ है, कौन पैसे दे के आगे बैठ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बिक रहे हैं चैनलों के ऊपर चीज़ें, क्या बिक रही हैं, खिलौना बिक रहा है या पैसा पैदा हुआ बच्चा एक दिन का बिक रहा है, सब चीज़ें सबको नज़र आ रही होती हैं। क्या क्या कुछ हो रहा है, क्राइम, कौन क्या मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, क्यों इंटरनेशनल मीडिया उछल जाता है देख के कि ये तो इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, क्या हो रहा है, ये क्या कैसे हो रहा है, मुमकिन कैसे, और सब कुछ हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है कि जो आप पैसा ले रहे हैं किसी बॉन्ड बेबी को बेच के, इसका करेंगे क्या? बच्चा तो चला गया बाहर, अगला उसका गुर्दा निकाल ले, फेफड़ा निकाल ले, आँख निकाल ले, ये हो क्या रहा है और ये किस कानून के तहत हो रहा है? हमने तो यही देखा भाई कि ईदी फाउंडेशन में अगर कोई यतीम बच्चा आ गया तो ईदी साहब ने पढ़ाया भी, लिखाया भी, नाम भी दिया, कारोबार भी कराया, हुनर भी सिखाया, शादी भी कराई, उसके पाँव पे खड़ा कर दिया। लेकिन अब तो नई नई चीज़ें हैं और नया नया सिस्टम है। आप किसी भी चैनल पे देख लें, रमज़ानों में अगर हमें बुलाया जाता है, एक तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, हम फंसे हुए होते हैं, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी हम सैरी करा रहे होते हैं रमज़ान में, ताकि पूरे साल के 10% ऐसी आवाम है जिसने 5 स्टार होटलों में अपनी फैमिलीज़ के साथ बुफे अफ्तार और डिनर किया है। लेकिन इसका मतलब है कि आपको भी बैरूनी सपोर्ट है। बैरूनी से मुराद क्या होता है? बैरूनी से मुराद ये होता है कि पाकिस्तान से बाहर की सपोर्ट। लेकिन नॉर्मली शुतुरमुर्ग सुना नहीं ना कभी, नहीं खाया ना, तो अगर हम गरीब को खिला रहे हैं कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है ना? आप अगर इतनी बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी, डॉक्टर, बिजनेसमैन, सब कुछ आपने ही नहीं खाया और हम गरीब को खिला रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं और इज्जत से खिला रहे हैं। अगर हम मंदी भी खिलाते हैं तो इतना बड़ा थाल होता है, 2 किलो चावल पे आधा बकरा होता है, जब वो फॉइल फाड़ते हैं तो धुआं वैसे ही निकलता है जैसे आप किसी अरबी सोडानी कुक की रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, वैसे ही प्याज की चटनी। बैरूनी की बात कर रहे थे, बैरूनी पे आप चौंके क्यों? नहीं, वो असल में जब हम किसी भी प्रोग्राम में जाके बैठते हैं तो जो लोग तैयारी करके आए होते हैं, बैरूनी पे ही बहुत जोर होता है। देखें, बैरूनी मैं आपको समझाता हूँ। हम एक इंटरनेशनल एनजीओ है, हम अमेरिका में रजिस्टर्ड इदारा हैं, हमारे पास 501c3 भी मौजूद है। जो अमेरिका के बिजनेसमैन है, अगर हमें डोनेशन देंगे उनका उतना टैक्स माफ़ है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो रीज़न क्या थी बाहर कराने की? मुझे यहाँ डायलिसिस के मरीज़ का मेरा खर्चा है। हाँ, बिलफर्स एक डायलिसिस के मरीज़ का खर्चा है 17,000 रुपये। ठीक है, 17,000, आपने मुझे 17,000 रुपये दे दिया। यही बात मैंने अमेरिका में बैठे हुए आदमी से बोला, ठीक है, कि मेरे एक मरीज़ का खर्चा जो है वो 17,000 रुपये। उसने जब मुझे वहाँ के पैसे दिए बिलफर्ड्स, मैंने उससे बोला $17,000 दे दो, तो यहाँ के कितने बने? सही मैटर ये, जितने में पूरा सेंटर चल रहा है दिन का, उतना पैसा वो एक डोनर दे सकता है। सीधी सी बात है, आपका 1 रुपया उसके 300 रुपये। मुझे ओमान में कोई शख्स अपना 1 रुपया देगा, पाकिस्तानी कितने? 800 रुपये। ठीक, यानी जो पैसा मैं 800 लोगों से लूँगा मुझे एक आदमी ने दे दिया। मुझे जो वहाँ से डोनर अमेरिका में $1 लाख दे रहा है, वो तो $1 लाख दे रहा है। उसके लिए क्या है $1 लाख? उस फैमिली में सब लोगों ने पैसे दिए, किसी ने $8,000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, मिलाया $1 लाख बना, उसने मुझे दे दिया। वो $1 लाख मेरा 3 करोड़ रुपये बन गया। तो आप भी बाहर जाके मैं जाता रहता हूँ। वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको? फंड रेजिंग एंड। लेकिन बाहर के पैसों पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, लोकल आप क्या समझ रही हैं? अभी मैंने परसों 1,10,000 की किट मंगवाई है लैब की। आज उसने मुझे फिर फ़ोन कर दिया कि जफर भाई महीना लगेगा आने में, कम से कम $4 लाख का एक और ऑर्डर बना दें। अच्छा, एक सवाल जो मुझे हमेशा ज़रा अजीब लगता है कि ट्रस्ट बनता है एक चीज़ को लेके, फोकस्ड। अच्छा, आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी है या एजुकेशन की करनी है, या जैसे ज़िंदगी ट्रस्ट है शहजाद का, उसको पता है उसने कहाँ काम करना है। बहुत सा ऐसा ट्रस्ट भी है जो आँखों के लिए काम करता है और बड़ा जेन्युइन है। मसलन कुछ लोग कैंसर के लिए काम करते हैं, वो कहते हैं आओ ऑडिट कराओ, देख लो हमारा पैसा कहाँ गया। कुछ आप भी और लोग भी हर चीज़ में घुसना चाहते हैं, मतलब ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा, मिसिंग लोग हैं उनको भी देख लूँगा, मैं मेडिकल की चीज़ें भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो हमारे यहाँ ये हेवा है क्यों, इतना सारा बखेड़ा क्यों लगा? देखें, मैं खुद इस चीज़ पे परेशान हुआ जब मैंने कोविड में कुछ चीज़ें महसूस की और मैं वज़ीर आला की मीटिंग में था। मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा भाई आपका काम तो ये है ही नहीं। हाँ, इधर किधर। फिर मैंने सैलाब में कुछ चीज़ें देखी, मैंने कहा भाई आपका तो ये काम ही नहीं है। आप किस हैसियत में सैलाब सदगान के लिए चंदा मांग रहे हो राशन का?
और किधर बांटोगे राशन, वो तरीक़ाकार कौन सा है? अच्छा, अब आप बोले मेरी बात करें, हमने इदारा ही इसके लिए बनाया। हमने पहले दिन बता दिया था कि हम डिज़ास्टर पर पैदा होने से लेकर मरने तक तमाम शोबों में काम करेंगे। हम इसी लाइन पे उतरे थे। मैंने आपसे क्या बोला, हम किसको कॉपी कर रहे हैं? हम ईदी साहब को। हमारे दरवाजे पे एक औरत आके बोलती है मेरा शौहर मर गया है, परसों नमाज़े जनाजा हुई है, मैं इद्दत में बैठी हुई थी, बच्चे भूखे हैं, ये 3 मेरे बच्चे हैं, मेरे पर घर का रेंट है, इनकी फ़ीसें हैं, घर का राशन है। अब ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। एक एजुकेशन का सब्जेक्ट है, एक बेवा का सब्जेक्ट है, एक यतीम का सब्जेक्ट है, एक घर का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया। हमने उस और खातून को बैठाया, जी ये आपके सारे 3 महीने का रेंट हो गया, 3 महीने का बिल हो गया, 3 महीने का गैस का बिल हो गया, 3 महीने का पानी का बिल हो गया, 3 महीने के बच्चों की फीस हो गई, 3 महीने का इसका वैन का किराया हो गया, 3 महीने का आपका राशन हो गया। जाएँ आप बहन आराम से घर में बैठें, अपनी इद्दत पूरी करें और बच्चों के ये सारे खर्चात हमने पूरे कर दिया। अब एक और औरत आती है कि मेरा शौहर वेंटिलेटर के ऊपर है, मेरा बच्चे का एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। अच्छा भाई, क्या वेंटिलेटर का बिल बन गया? जी 21 लाख रुपए बिल बन गया, डॉक्टर कह रहे हैं हो सकता है बच जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये सेहत भी आ गई इसके अंदर, ये ले जी आपका सेहत का दे दिया। मेरी बच्ची का लास्ट सेमेस्टर है, उसकी फ़ीस है, कितनी है भाई सेमेस्टर की फ़ीस? जी 6 लाख रुपए फ़ीस है। सारे हमने दे दिया, अपना सब कुछ बेच दिया। अब आप ये मत बोलिएगा सेल्फ फाइनेंस फलाना दिमागा यूँ और ये फ़ीस दे देना, बच्ची मेरी डॉक्टर बन जाएगी। एजुकेशन भी आ गया, ये भी दे दिया हमने। तो बात ये, हमने जो काम लिया, फिर हमने एक वक्त पे आके सोचा कि भाई हम अगर 300 मरीजों का या 700 मरीजों का डायलिसिस का पैसा दे रहे हैं, हर एक दिन बाद दे रहे हैं 25,000 रुपये, तो हम क्यों ना हर इलाके में फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दें। खोल दिया। मैं इसलिए पूछ रही थी कि कोई जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें आप फोकस्ड होते हैं, उसमें फिर बहुत सारे, अगर हेल्थ है तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ज्वाइन इन कर सकते हैं, बहुत सारे और लोग। देखिए, अगर आप हमारी बात कर रही हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेफ्रोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर मुजफ्फर इकबाल हमारे पास है, सैलरी, नई गाड़ी, हर चीज़ है। उसके बाद हर डायलिसिस सेंटर जो फ्री खोला है, सब में यहाँ से लेकर सियालकोट तक मरीज़ के सिरहाने डॉक्टर खड़ा है, ना कि टेक्नीशियन। डॉक्टर खड़ा है जब तक डायलिसिस हो रहे हैं। किसी की 3 शिफ्टें, कहीं 4 शिफ्टें। इसी तरह से अगर आप मुझसे बात करेंगी दस्तरखानों की, तो इस वक्त 5 स्टार होटलों का जो शेफ़ है, शेफ़ यासूब, जिसके अपने प्रोग्राम वो हमारा हेड है, और 12 आवर मौजूद है हमारे पास। फिर हर दस्तरखान के अलग अलग शेफ़ हैं, अलग अलग तंदूर वाले, वो अलग है, उन सबको मॉनिटर वो कर रहा है। इसी तरह आईटी की बात करेंगे, सर जैगम हमारे लीड कर रहे हैं, फ्री आईटी सिटी, 10,500 मर्द औरत वहाँ पे पढ़ रहा है। टॉप एंड टॉप लोग हैं, किसी जगह की आप बात कर लें, किसी सब्जेक्ट की बात कर लें, हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अगर आप लैब की बात करेंगे, आप जाएँ, इस वक्त 15 डॉक्टर वहाँ काम कर रहे होंगे। हालांकि पूरा रोबोटिक प्लांट है पाकिस्तान में, किसके पास है दिखा दें, मैं तो बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, किसी के पास नहीं होगा। इसीलिए तो लैब माफियाज इतनी मेरे खिलाफ वर्किंग में उतर आई हैं कि ये किया क्या इसने, हम तो इतनी सी मशीन लगा के कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, ये क्या लेकर आ गया, टीएलए प्लांट ही लगा दिया इसने पाकिस्तान में। भाई 1-1 घंटे में। अच्छा, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे देखते हैं, जैसे SIUT है, जैसे TCF है, जैसे अभी मैंने एक आँखों वाला, आपको पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, उस तरह से काम कर रहे हैं उनकी, लेकिन वो कभी भी बड़े धीमे हैं, वो कभी बहुत लाउड नहीं होते। हमारे पाकिस्तान में शायद मिजाज ऐसा है, जो लोग बहुत लाउड होते हैं उनकी सुनी जाती है। नहीं, देखिए मैं आपको समझाऊँ, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आपने SIUT की बात की, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर अदीबुल हसन का नाम खड़े होकर लेना चाहिए भाई, जितना बड़ा वो एहसान कर रहे हैं। ईदी साहब, डॉक्टर अदीबुल हसन, ये तो लोग ही अलग है ना। आप अभी किसी मरीज़ को बोलें जाओ ट्रांसप्लांट करा लो किसी प्राइवेट अस्पताल में गुर्दे का, घर वर सब बिक जाएगा, मतलब मिनिमम 60-65 लाख का खर्चा है प्राइवेट अस्पताल में। तो ईदी साहब तो हज़ारों लाखों ट्रांसप्लांट फ्री में कर चुके हैं आज तक। वो डॉक्टर अदीबुल हसन, आप देखें ना, वो PTV पे एक ट्रांसमिशन आती थी, 12 बजे रात में मेहमान बैठता था 1 घंटे के लिए लाइव, 1 बजे तक आती थी ट्रांसमिशन। जिस दिन डॉक्टर अदीबुल हसन आए थे, सुबह 7 बजे तक ट्रांसमिशन चल रही थी। हर मजहब, हर मसलक के लोग से फ़ोन करके रो रहे थे कि आपने मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे दी, आपने मेरे बाप को ज़िंदगी दे दी, आपने मेरी माँ को ज़िंदगी दे दी। डायलिसिस कराती थी हर एक दिन बाद, डॉक्टरों ने कहा इतने दिन में मर जाएंगी, ये आपने ट्रांसप्लांट कर दिया फ्री में, फ्री ट्रांसप्लांट, फ्री डायलिसिस। अदीबुल हसन नेमत है। आप बात कर रही हैं आंखों के अस्पताल की, LRBT नेमत है। कहाँ से लोग कोरंगी जाते हैं, ज़िंदगी लेकर आ जाते हैं। इसीलिए मेरी समझ में नहीं आता, वो लोग तो बहुत कम TV पे आते हैं, बहुत ऐसे ही है, धीमे हैं। देखिए हर एक का काम करने का अंदाज अलग है। मैं नहीं समझता आपने कभी ईदी साहब को किसी कहीं चीखते चिल्लाते हुए देखा होगा। नहीं। अपना एक मखसूस अंदाज था उनका काम करने का। देखिए मैं जिस लाइन पे काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लोगों के हुकूक के लिए भी लड़ रहा हूँ। मैं रोडों पे खड़ा होता हूँ, मैं लोगों के लिए प्रोटेस्ट करता हूँ। मैं पहली रमज़ान को रोड पे आके बोलता हूँ कि एक फ्रूट चाट का फल देना भाई, वो मुझे फल देता है 2600 रुपये का। तो मैं खड़े होकर बोलता हूँ कि मिडिल क्लास अब अपने बच्चों को फल नहीं खिलाएगी। मैं लोगों के साथ देने के लिए मैं ख़रीद सकता हूँ,
मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों के दस्तरखानों पे फल पहुँचे, मैं इसलिए तू सरकारी रेट से 4000 गुना ज़्यादा महंगा बेच रहा है, मैं बाइकआउट का ऐलान कर रहा हूँ 3 दिन के लिए, तो पूरा कराची मेरा साथ देता है। ये बाइकआउट नहीं है, ये उस माफिया से मैं दुश्मनी ले रहा हूँ जिसने अरबों रुपए लगाए हैं और 3-3 दिन में वो रोल होगा पैसा अरबों रुपए। मैं उस माफिया से पंगा ले रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ भी लाउड होगी, मैं चीखूंगा भी, मैं रोड पे खड़ा भी होऊंगा, क्योंकि वो माफिया मुझे उसी रोड पे मारेगी भी कि भाई तू कैसे शोर कर रहा है। फिर मैं उसके बाद ऐलान करता हूँ 2 रमज़ान को कि जो पूरा कराची फ़कीरों से भर गया, कोई शख्स इन फ़कीरों को नहीं देगा, ढोंगी फ़कीर है, अपने ख़ानदान में ढूंढो, रिश्तेदारों में ढूंढो। इस तरह के लाउड लोग हमने अपने पास्ट में भी देखे। गटर जो है वो गटर लाइंस ओपन होती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती हैं, इनको भर दो, ख़त्म कर दो, ये करो वो करो, ये सब सारी चीज़ें फ़िक्स कर दो, और फिर एनडीए हुआ कि एक सियासी जमात ज्वाइन कर ली। नहीं, लोगों को पता नहीं था सियासी जमात में। वो इस कैंपेन से 7 साल पहले लीडर थे कराची के, उस सियासी पार्टी के स्टूडेंट विंग के। क्या हो गया, लोगों को पता नहीं था। अच्छा, हाँ। लेकिन फिर वो अब कहाँ गई कैंपेन, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तो पहले से सियासी कारकुन थे और उनकी सियासी कैंपेन थी। मेरे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, वो मसला नहीं है। तो आप टिल्टेड हैं कहीं पॉलिटिकल पार्टी पे, किसी पे? देखें, अगर लोगों से हमदर्दियाँ आपकी कहाँ हैं? मेरी हमदर्दियाँ हैं लोगों के साथ हैं। अगर लोगों को कल आप बिलफर्ज आके कोई शख्स आके या माशरे में ऐसा वक्त आ जाए, लोगों की सांस ही बंद कर दी जाए कि जी कोई जिएगा ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहने देंगे, और उसका वाहिद हल ये हो कि मुझे उतरना पड़े या मुझे कुछ ऐसा तो फिर लोगों की जान बचाने के लिए तो मैं किसी हद तक भी जाऊँगा। और जान बचाने के लिए तो ये तक भी ना कि भाई आप अगर कोई मुर्दार भी खाना पड़े तो आप खा लें जिंदा रहने के लिए। एंड तो किसी चीज़ का नहीं है। आप शादियाँ कराते हैं? शादियाँ कराते हैं, ठीक है, शादियाँ कराते हैं, लेकिन वाली शादी नहीं होती। कौन क्या कि भाई वो वक्फे से पहले मैं एक शादी हो रही है, फिर वो हमारा शादी का अंदाज़ क्या है, भाई हमारे पास फैमिली ने रब्ता किया कि जी वो मेरी बेटी की शादी है, हम उनसे सीधी सीधी बात करते हैं, जहेज़, हॉल, खाना। उसने बोला जी 2 चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, एक चीज़ की ज़रूरत है। अगर तो बोला जी तीनों ही मैंने नहीं की हैं, तो फिर हम शक में पड़ जाते हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है। वही, ये आप वेरीफाई करते हैं केसेस को? देखें, वेरीफाई 2 तरीके से होता है। अभी हमने नुमाइश औरंगी पे 17.5 करोड़ रुपए की जगह खरीद के अरबों रुपए की मशीनें लगाई और उसका नाम रखा है फ्री लेबॉर्ट्री। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि फ्री लेबॉर्ट्री एक चैरिटी इदारा चला रहा है, तो यहाँ किसको आना चाहिए? जो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगर मैं वहाँ चेक करने बैठूँ, डेली आ रहे हैं वहाँ 6000 मरीज़ कि जी भाई ये पहला मरीज़ आया, जाओ इनके मोहल्ले में चेक करके आओ, ये औरंगी टाउन बोल रहे हैं, हाँ आया, औरंगी टाउन में रहते हैं कि गुलशन इकबाल में रहते हैं, किराए का मकान बोल रहे हैं कि इनका अपना, तो मैंने चला लिया है काम। अब आप अगर धोखा कर रहे हैं वहाँ के और आप साहिब हैसियत हैं और आप बगैर पैसा दिए, हम तो पैसा किसी से नहीं ले रहे, फ्री लैब है, और वहाँ से करा रहे हैं, तो आप जिस किसी का भी हक मार रहे हैं उसका जवाब आपको खुदा को देना है। जब कोविड आया हमने देखा कि रियासत ने बोला सब घरों में बैठ जाएं। अरे भाई घर में बैठ गए, खाना कौन देगा? हमने एक मेगा ऑपरेशन शुरू किया पाकिस्तान में, दुनिया में ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ कोविड में। हमने क्या कहा, हम डेली 35,000 बोरे राशन देंगे, तुम अपनी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च के लेटर हेड पे लिख के लाओ, जितना लिखा होगा हम तुम्हें देते रहेंगे, हर छठे दिन उतना राशन। अब मैंने कहीं वेरीफाई नहीं किया, ना मुझ में इतनी हिम्मत थी। मैं 35,000 लोगों को एक दिन में वेरीफाई करने जाऊंगा तो मेरा जितने का राशन है उससे डबल फीस लग जाएगी। तो अगर कोई झूठ बोल के राशन ले रहा है, हमसे झूठ नहीं बोल रहा, इतने बड़े ऑपरेशन। अभी सैलाब आया, जिस वक्त हुकूमत सोच रही थी कि करना क्या है, उस वक्त में एक वक्त में आर्मी को मच्छरदानियाँ 89,000 खैमे जो दिए वो अलग थे, फिर उसके बाद एयरफोर्स को 50,000 बोरे राशन, नेवी को 25,000, रेंजर्स को 50,000, पीआईबी क्रिकेट स्टेडियम फुल, सब जगह फुल, और खुद डेली 400 ट्रक मकसूद मेमन साहब जो एसएसयू के डीआईजी, तो उनके थ्रू, उनकी टीम के थ्रू चमन, और एक वक्त में, मतलब अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो 5 साइडों पे एक साथ काम चल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, राशन पैक कर रही हैं। अगर मैं वहाँ ये ऐलान कर देता भाई पहले वेरिफिकेशन होगी, तो किससे वेरीफाई करूँ और क्या वेरीफाई करूँ? सैलाब में सब डूबे में। अब मैं उनसे जाके पूछूं, हाँ भाई बोलेंगे मुसीबत आई है, मुसीबत का सामान दे रहे हो, दो, हम डूबे में। अब मैं उनसे जाके ये पूछूं, अच्छा भाई आपका मसलक क्या, आपका मजहब क्या, वो मेरी लाइन ही नहीं है। मैं उनसे ज़बान पूछूं, सुबह मेरी लाइन ही नहीं है। जिसने ज़कात दे दी गरीब मुसलमानों पे लग जाएगी, बाकी हमारे पास सारी कंपनीज का CSR फंड है। मुसीबत ज़दा के लिए पैसा आया था, मुसीबत ज़दा को दे दिया, इससे ज़्यादा साइंस नहीं है मेरे पास। ये पूछना चाह रही थी कि अगर मैं पैसे देती हूँ तो मैं देख सकूंगी कि मेरे पैसे कहाँ लगे हैं, क्योंकि ये बहैसियत मुसलमान और इंसान मेरा फ़र्ज़ बनता है। JDC इतनी बड़ी श्योरिटी आपको दे रही है, आपने जो पैसा दिया है वो पैसा किस पे खर्च हुआ। और अगर आप कहती हैं कि जी अब मैं बिलफर्ज लैब में डोनेशन दे रही हूँ 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख में कितनी किटें इस्तेमाल हुई, कितने मरीजों पे हुई, कौन कौन से टेस्ट हुए, सब डाटा आपको मिलेगा। हम तो PCB ऑडिट कराते हैं। कितना हौसला चाहिए कि आप स्टेट को बोलें ये लें जी आपकी 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जो भी फीस हम दे रहे हैं, और आपकी टीमें आएंगी 15 दिन 20 दिन बैठें, खुला ऑडिट करें। PCB तो खुला पूछेगा ना आपसे कि भाई आपके यहाँ 2 ट्रस्टी कैसे हैं, ये बाप है, चचा है, भाई है, मामू है, ब्लड रिलेशन कैसे हैं, हो ही नहीं सकते, हटाओ।
ये चेक क्यों बाउंस हुआ है, पेमेंट कहाँ से आई, ये खाली एक खास चेक को मदद कर रहे हो या सबकी कर रहे हो, वो तो हर चीज़ नोट करेंगे ना। आप सिस्टम बनाने पे यकीन रखते हैं, गॉड फॉरबिड किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो आप अभी तो फेस हैं अपनी, फिर आपके बाद लेगेसी कहाँ जाएगी? मैं आपके यहाँ पहुँच गया था आपके आने से तकरीबन 30 मिनट पहले जी। उस 30 मिनट मैंने यहाँ बैठ के मोबाइल के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें देखी, स्क्रॉल करता गया, आती गई चीज़ें देखता गया। तो मेरे पास आपका स्टाफ गवाह है ना, मेरे मुर्दा खाने से फ़ोन आया। हर इदारे को, चाहे वो एम्बुलेंस हो, मैयत बसें हों, डायलिसिस सेंटर्स हों, लैब हों, मुर्दा खाना हो, IT सेंटर हो, एजुकेशन सेंटर हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, उन सबका सिस्टम है। स्कूल भी बनाया है तो बीकन हाउस की प्रिंसिपल आई हैं जो 19 साल वहाँ पर पढ़ाती रही हैं। टीचर सारे बीकन हाउस के हैं, हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब, और वो सिस्टम बना हुआ है ना, प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने। और आपके अपने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है इसमें? मेरे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बनती नहीं किसी काम में, क्योंकि ये मेरे अगर अब्बा के पैसों से कर रहा होता तो मेरे बच्चों की, मेरी अम्मा की, मेरी बेगम की, सबकी इन्वॉल्वमेंट बननी चाहिए थी। मेरे ख्याल में उनका बनता भी नहीं इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि लोगों का पैसा है, उनके पैसों से लोगों की मदद हो रही है, इनका क्या करता है? मैं मदद करने की बात कर रही। उनकी इन्वॉल्वमेंट बस इतनी है कि वो हर तरह से मेरे साथ हैं, कि अगर मेरे ऊपर ज़हनी डिप्रेशन ये हो कि इधर बेगम फ़ोन करके बोल रही हो किधर हैं, घर आएँ, जाना है, आना है, बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, तो मैं ये सारे काम नहीं कर सकता। तो वो बहुत बड़ी सपोर्ट है उन लोगों की, कि मैं अगर घर जा रहा हूँ तो वो मुझे मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, मैं अगर बच्चों से मिल रहा हूँ मुझे कोई इस तरह का जुमला नहीं बोल रहे जिससे मैं किसी टेंशन या दबाव का शिकार हो जाऊँ कि भाई दूसरों के पापा ये कर रहे हैं, फलाने के पापा ये कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए तो वो मुझे भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, हर बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है। मेरी 1.25 साल की बेटी है, वो भी मुझे सपोर्ट करी, मुझे देख रही है, रोती हो, मुझे देखते हुए हंस देती है, तो मेरे लिए इतना बहुत है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, सिवाय एम्बुलेंस के तमाम प्रोजेक्ट्स फ्री हैं। तो अगर किसी खातून को, किसी बेवा को लीगल एड की ज़रूरत हो तो आप अंसार बर्नी ट्रस्ट, हम तो उनको इतना लोड दे रहे होते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, और अंसार भाई एक पैसा नहीं लेते। मैंने परसों भी वीडियो बनाई उनके साथ। अभी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। दुनिया के किसी भी मुल्क में जब कोई फंस जाता है, हमारा भाई हो या किसी का शौहर हो, कि जी मुझसे गलती हो गई, मुझे कानून नहीं पता था, इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, बस एक बार फ़ोन दिया करने के लिए फला मुल्क में, क्या करेंगे? उस मुल्क के सफ़ीर के पास जाएंगे, क्यों मिलेगा? बोलेगा मैं इस मुल्क में हूँ, उस मुल्क में, मेरे मुल्क में किसने क्या गलती की, मुझे क्या? तो ये काम अंसार बर्नी साहब, इनकी टीम, वहाँ पहुँचना, वहाँ लीगल टीम भेजना, वहाँ से कानूनी मामला शुरू करना, वहाँ पेपर वर्क करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बंदे को वापस आपके मुल्क आप तक पहुँचाना या उसको वहाँ पर उस मुसीबत से निकालना। आप सोचें परदेश में कोई बंद हो जाए, बहुत मुश्किल, कितनी बड़ी क़यामत है। और इन तमाम मामला को देखना, ये तो हीरोज़ हैं हमारी कौम के बेचारे, वो तो मतलब कमाल लोग हैं, कमाल, और जो काम कर रहे हैं, मैं तो इन लोगों के लिए, मैं देखें, मैं वाहिद NGO हूँ जिसने आज तक कमो बेश 2000 NGOs की फ्री में वीडियोस बनाई हैं और अपने पेज पे लगाई हैं। और मैं अगर किसी TV चैनल पे बैठता हूँ, मैं अपने इदारे का नाम भी नहीं लेता हूँ, मैं लोगों के मसाइल पे बात करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं, मैं अपने, मुझे कुछ भी बताना होगा अपने सोशल मीडिया से बताऊँगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप घबराते हैं और रात की नींद आपकी उड़ा देती हो? अगर मैं अपने जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान के तमाम बैंकों में, मैं अगर उसका बैलेंस किसी एक दिन देख लूँ तो मैं 10 से 12 दिन तक नहीं सो पाता। तो मैं इसलिए वो बैलेंस देखते ही नहीं। बैलेंस इतना स्पीड में ख़त्म होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और बेशक हमें खुदा की ज़ात पे भरोसा है, लेकिन वो डिप्रेशन के लिए बहुत काफ़ी होता है। देखिए ना, अगर एक दिन का खर्चा हमारा 58 लाख रुपए बिल फर्ज, तो मैं पूछूंगा ना आज आया कितना बैंक में, बोला आज आया ऐसे 3 लाख रुपए। फिर मैं अगले दिन पूछूंगा आज क्या आया, जी आज आया है बिल फर्ज, चलाने वाला। बेशक बेशक बेशक, लेकिन हम तो इंसान है ना, हमारे तो दिल सांस सब बंद हो जाती है ना कि अगर सेंटर के बाहर हमें बैनर लगाना पड़ जाए कि जितने आज इस गुलशन वाले डायलिसिस सेंटर में मरीज़ आ रहे हैं, मलिर वाले में, कि जी हमारे पास किट लेने के पैसे नहीं, इसलिए आप 1 हफ्ते ज़रा इंतज़ार करें। मरीज़ कैसे ज़िंदा रहेगा? कहाँ जाएगा? नया केस लेकर कहाँ रजिस्टर्ड होगा? तो ये खौफ मार देता है और बहुत डेंजर खौफ है ये, आप याद रखिएगा ये। और इसमें कोई इज़्ज़त का मुझे चक्कर थोड़ी, मैं कौन सा अकबर बादशाह हूँ कि जी मैं गरीब हो गया। नहीं, मेरे तो बाप का पैसा ही नहीं। मैंने आपसे पहले ही बोला कि मेरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं बनती इसके अंदर, 1% भी नहीं बनती किसी भी काम में। मुझे इतने शोज से ऑफर होती है, बेगम को लेकर आए, बच्चों को, मैंने किस हैसियत में लेकर आए? हाँ, मेरे अब्बा का पैसा होता, मैं बेगम, बच्चों, सास, ससुर, साला साली सबको लेकर बैठता। ठीक है, मैं अपने अब्बा का पैसा बांट रहा हूँ। तो जो मैं रूल कायदे समझता हूँ अच्छे तरीके से, और ये इदारा है, कल को मैं नहीं हूँगा, दूसरा बंदा इस सीट पे बैठा होगा, सिस्टम चलता रहेगा स्टिल। आपको कभी ये लगता है कि प्राइवेट आई में जो लाइफ होती है, जैसे आपकी लाइफ, उसके ऊपर कभी भी बहुत टेंशन होती है? आपकी ज़िंदगी हर लोग देख रहे हैं, एक आम इंसान की ज़िंदगी को उस तरह से नहीं पढ़ा जाता, उस तरह से उसके ऊपर ऑब्जर्व नहीं किया जाता, इस चीज़ से टेंशन होती है? नहीं, आदी हो चुके हैं, हर चीज़ के आदी हो चुके हैं। बल्कि अब तो उलझन होने लगी है। अगर कहीं मैयत में जाओ और कोई आगे बोले सेल्फी खिंचवाओ तो हमें तकलीफ़ होती है, उलझन होना शुरू होती है कि हम तो एक समाजी आदमी हैं भाई, कोई शोबिस थोड़ी है। वो लोगों के रवैये हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आप कौन सी गाड़ी से उतरे, आपने कौन सा इंटरनेशनल ट्रैवल किया, उस इंटरनेशनल ट्रैवल पे आपके बच्चे गए या नहीं गए, वहाँ आपने क्या ख़रीदा, क्या किया? बहुत मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल। देखिए, मैं लंदन गया,
तो वो जो वहाँ वज़ीर आज़म की कैंडिडेट थी खातून, उनसे मुलाकात हुई और उनसे मिलना था पार्लियामेंट में जाके। तो मैं उनसे मिलने के लिए मतलूबा टाइम से पहले ही हम पहुँचे वहाँ पर। तो मालूम है उन्होंने बोला जी यूके पार्लियामेंट के अंदर आप बगैर ड्रेस कोड के नहीं आ सकते। अच्छा, यहाँ क्या है कि भाई सदर पाकिस्तान साहब से मीटिंग है तो उन्होंने बोला ड्रेस कोड के बगैर नहीं आ सकते। हम चले गए ड्रेस कोड के बगैर, टी शर्ट पैंट और चप्पल में। उन्होंने कहा ठीक है, हो गई मुलाकात। वहाँ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने ड्रेस कोड में ही आना है। कोट पैंट और टाई जो होगी, ये वाली टाई कलर जो है पिंक फलां वाले हमारे ग्रुप का होता है और ये ब्लू जो है ये इनका है। तो सईदा वारसी साहिबा से मीटिंग थी तो मैं फिर गया, मैं उनके साथ मुलाकात हुई, बहुत अच्छी। उन्होंने पूरा यूके पार्लियामेंट में विजिट कराया, हमारे प्रोजेक्ट को बहुत सराहा और अपनी किताब मुझे दी। अब वो मुझे अपनी किताब दे रही है, मैं शुक्रिया की वीडियो बनाते बनाते रुक के क्या बोल रहा हूँ कि देखने वाले तमाम लोगों को बता दूँ ये टाई और पैंट और कोट मैंने इसलिए पहना है, इसके बगैर अंदर नहीं आ सकता था, ये मजबूरी थी पहनना। ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ। उस औरत के लिए कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि ये किस मुल्क से आया है, ये कौन से लोग हैं कि इसको ये सफाई देनी पड़ रही है। उसके लिए तो एक आम ड्रेस है ना, और मुझे बताना पड़ रहा है। और हमारे मुल्क में भी हर गरीब से गरीब आदमी पहनता है, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। वो हैरत में खातून, और उसके बाद वो तस्वीर एल्बम लगती है तो वो तस्वीर पाकिस्तान के हर पेज पे, और उन पेजेस पे जो इंतहाई संजीदा पेजेस हैं कि ज़फ़र अब्बास कोट पैंट पहन के लंदन में घूम रहे हैं। अरे मैंने बोला यार दिमाग चेक करें, मतलब कुछ नहीं मिल रहा, मतलब जिसको कुछ नहीं मिल रहा, जिसके पास कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हमारे खिलाफ एक झूठी वीडियो बना के अपना पेज खड़ा कर लेते हैं। तो मैटर ये कि ये सब चीज़ें हैं और उसका हिस्सा है। आप क्या समझ रही हैं? अभी मुझे इस्लामाबाद से लेटर आया है मिनिस्ट्री से कि भाई आपको बम प्रूफ गाड़ी में घूमना है। लोग लाखों रुपए रिश्वत देते हैं तो उनको बम प्रूफ का लेटर नहीं मिलता। मुझे लेटर आया वहाँ से, आप अपनी ये चीज़ें दें, आप बम प्रूफ गाड़ी लें। मुझे 4-4, 6-6 पुलिस वाले दिए हैं उन्होंने, किसके बगैर नहीं घूमे। आपने हर माफिया से पंगा लिया हुआ है, वरना हम तो मोटरसाइकिल भी घूमने वाले लोग हैं। तो बात ये कि ज़िंदगी आप अगर तो आप बम प्रूफ गाड़ी में घूम रहे हैं? नहीं, अभी नहीं घूम रहे। अभी उन्होंने हमसे जो चीज़ें मांगी हैं, ऑडिट के सारा मांगा है, सेल रिटर्न मांगा है, वो सब उन्होंने भेजा है, क्योंकि उन्होंने बोला आपका थ्रेड लेवल बहुत बढ़ चुका है और हमारे पास की रिपोर्ट्स हैं कि आपके ऊपर कोई भी हमला करेगा और नुकसान हो जाएगा जानिए। तो इस पर भी आपके घर वालों को भी नींद नहीं आनी चाहिए? मुश्किल आदी हो चुके हैं, वो देख चुके हैं कि ये उन माफिया से। देखिए ना, बात ये है 2020 की बारिश कोई छोटी बारिश थोड़ी थी। मतलब आप गाड़ी सड़क पे ला ही नहीं सकते। उस बारिश में वहाँ पहुँचना जहाँ 2 बच्चे मलीर में उल्टे पानी के अंदर पड़े, करंट की वजह से उनकी टांगें बाहर निकली पानी से, वहाँ पहुँचना, उन मैयतों को निकलवाना, उनकी फैमिली को राज़ी करना। बकरीद में 7 दिन रह गए हैं। ये अगर जानवर थे तो दफना दो, और अगर नहीं थे तो चलो मेरे साथ FIR कटवाओ। फैमिली के लोग आ जाते हैं मैयत पे, अरे आ गया सियासत करने, तुम्हें क्या मैं बोलता हूँ मैं कौन सी सियासत कर रहा हूँ, मेरी पार्टी नहीं है कोई भाई। नहीं, हम मैयत का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। मैंने कहा पोस्टमार्टम होगा ही नहीं यार, आप गुस्ल दे दो, कफन दे दो, डॉक्टर सिर्फ कफन खोल के देखेगा, हाँ भाई ये करंट लगा, लिखेगा कॉज ऑफ डेथ इलेक्ट्रिक शॉक। अब यहाँ से तुम्हारी मैयत सही है, कानूनी मसला हल है, अब इसको दफनाओ, पुलिस कार्रवाई करेगी किसकी गलती की वजह से करंट लगा। भाई बारिश में बच्चा अम्मा से बोल के निकला, अम्मी बारिश हो रही है, मैं साइकिल चला लूँ बाहर। अम्मी ने बोला चला लो बेटा। अभी 2 बच्चे मलीर में लाशें में देख रहा हूँ, फ़ोन आया जी नॉर्थ आदाबाद में 2 बच्चे मर गए करंट लग के। मैं वहाँ पहुँचा, दोनों दोस्त साइकिल चलाए, दोनों की लड़ाई झगड़ा चल रहा है, माँ बाप लड़ रहे हैं, शौहर बीवी पे चीख रहा है तुमने बच्चे को बाहर। अरे भाई बारिश हो रही थी, पानी की आग की बारिश थोड़ी हो रही कि बच्चों को घर में खींच लिया जाएगा। बच्चा तो बाहर जाएगा एंजॉय कर। अभी उस मसले को देख रहा हूँ, हाफिज कुरान बच्चा मोहम्मद कैफ 14 साल का, 4 बहनों का इकलौता भाई, गाय खोलने गए, वहीं खड़े खड़े चिपक गए। तो मैंने तो कोई मैयत दफन नहीं होने दी। मैं तो नमाज जनाजा में मस्जिद के अंदर पहुंच गया, जिन लोगों ने शोर किया उनको समझाया, मैंने कहा खुदा के वास्ते नहीं करो। जिसकी गफलत है वो इस बाप को देखें, बूढ़ा बाप था, डिफेंस में 3 फ्लोरों के लड़के मरे थे, याद है आपको? जी जी। वो तीनों बेचारे उठ के बैठते थे बचाओ, फिर गिरते थे, फिर दूसरा वाला उठ के बैठता था, 3 घंटे चीखते रहे, किसी ने नहीं बचाया उनको, मर गए तीनों। एक की मैयत 2nd फ्लोर पे आई, एक की 1st फ्लोर पे, एक की ग्राउंड फ्लोर पे। इत्तेफाक देखें, 2 जो थे इकलौते थे बेचारे, तो उनके वालिदैन की ज़िंदगी क्या बनी? ख़त्म। तो ऐसे कैसे मार देगा कोई किसी को? तो हम तो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। अभी जड़ावाला में वाक़या हुआ, लोग सोच रहे थे, मैं वहाँ पहुँच के लोगों की मदद कर रहा था। दुआ ज़हरा के केस में भी आपने खासा वाइटल रोल। फैमिली मेरे पास रोती हुई आई, चीखती हुई कि हमारी बच्ची है, 8 क्लास की बच्ची है, वो घर के नीचे से गायब। तो मैंने उनके साथ बैठा के एक वीडियो बना दी, उसमें मैंने अपील कर दी भाई तमाम बड़ों से कि भाई आपके भी बेटियाँ होंगी, इनकी मदद कर दो। वो वीडियो वायरल होती है, उसके बाद मैंने उनके केस को हाईलाइट किया, उसके बाद फिर वो उनकी बच्ची उनको मिल जाती। अब जब बच्ची मिल गई तो बस ख़त्म, मामला हल हो गया। वो बच्ची तो चाह रहे थे बच्ची हमें मिल जाए, बच्ची मिल गई। बहुत बीच में स्पेक्यूलेशंस भी आई कि असल में देखें बात यह है, यूट्यूब कह रहा है हमसे पैसा ले लो, कंटेंट लाओ। फेसबुक कह रहा है हमसे पैसा ले लो, कंटेंट लाओ। टिकटॉक कह रहा है हमसे पैसा ले लो, कंटेंट लाओ। देखें ज़रा टिकटॉक पे पैसा लेने के लिए कौन सा कंटेंट आ रहा है लाइव में, देख सकती हैं वीडियो आप? कोई नहीं देख सकता।
इस लेवल की गलाज़त दी जा रही है कि जिसकी तसव्वुर नहीं कर सकता। अब जब आपके पास कंटेंट नहीं है तो अब लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं? वो जी चूहा पकड़ने वाले बाबा मिल गए, वो लड़का मिल गया, अब वो संजीदा पेजेस पे लगा हुआ है कि जी चूहा कैसे पकड़ो, नाक से गुब्बारा फुला रहे हैं। अरे भाई आपका तो संजीदा पेज था। तो बात ये कंटेंट कहाँ से लाएंगे? अब वो किसी की बेटी बेचारी उसने खुदकुशी कर ली तो सब लगे हुए उसी पे। अरे भाई आप क्या चाह रहे हो उसके घर की बाकी औरतें भी खुदकुशी कर लें, उसकी माँ को भी तलाक हो जाए? आप क्या सवालात कर रहे हो? आप गौर तो क्या करें, जब किसी एक मसले को लेकर किसी एक घर में कोई पहुंच रहा है तो तुम जितने बड़े भी कमाल एंकर हो भाई, तुम वो सवाल थोड़ी करोगे कि जी एक तो अभी उसकी बेटी ने खुदकुशी की, तुम्हारे जाने के बाद उसकी बीवी भी खुदकुशी करे या तलाक हो जाए। तो बात ये है कि कंटेंट वो इसके लिए देखें ना, लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, एक एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए 6 कंटेंट राइटर रख रहे हैं, लाख लाख रुपए के 6 बंदे बैठे हुए हैं, सब कुछ एडिटर थोड़ी है। आपको टीवी की सारी मालूमात है। मैं टीवी में हालांकि टीवी पे आप आते कम है मगर मालूमात आपको सारी है। मैं असल में देखें मैं ये सब चीज़ें समझता हूँ, इसी माशरे का हिस्सा हूँ। और मैंने अभी आने से पहले इनसे पूछा कि इसमें फ़ायदा क्या पॉडकास्ट में, हमें बताओ अगर कोई अच्छी चीज़ हम भी कर लेते। तो आप अंदर से बिजनेस माइंडेड हैं? नहीं, मैं तो देखें बिजनेस माइंड की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए दुनिया ऑनलाइन आ चुकी है, आपने किसी अपनी कैंपेन को किक करना होता है, एक लोगों के सामने लाना होता है, हर वक्त ये जो स्क्रीन है वो आपको बताती है आप पाकिस्तान में तो अब दुनिया अगर सबसे पहले किसी ने लाइव फेसबुक यूज़ किया है भरपूर तरीके, मैंने ही किया। हाँ आपने किया है। 2010 से लाइव का जो मैंने सिलसिला शुरू किया है वो लोगों को उस वक्त समझ में भी नहीं आता था कर क्या रहा है। हाँ। और हमने उसी फेसबुक के दौरान ऐसे ही किया, मैंने इन्हीं फेसबुक से ही मैंने JDC जैसा इदारा खड़ा किया और ये पैगाम लोगों तक पहुंचाया। और अच्छे जहन के पाकिस्तान में 20 से 25 लाख नौजवान तैयार किए हैं जो किसी भी मुसीबत में किसी की मदद करने को तैयार होते हैं और उससे उसकी ज़बान, उसकी ज़ात, उसका मसलक नहीं पूछते हैं। वो कहते हैं मुसीबत ज़दा इसकी मदद करो। तो ये जहन हमने तैयार कर दिए हैं हम, और इतने तैयार कर दिए। देखिए ना, मैं नेशनल मीडिया पे बैठा हुआ हूँ, पहली रमज़ान की ट्रांसमिशन हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, और मैं अपने इदारे का एक ज़र्रा तस्करा ना करूँ तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं, मैं नहीं करता। मैं वहाँ बैठ के भी बात करता हूँ कि लोगों का राइट है कि इनके बच्चे रमज़ान में अफ्तारी वैसे ही करें जैसे तुम कर रहे हो। ये क्यों भूखे सोएंगे? सैरी में क्यों नहीं उठा रही इनकी माँ इनको? इसलिए नहीं उठा रही, बर्तन सारे खाली हैं। वो सैरी ख़त्म होने के 10 मिनट बाद उठाएगी बहाने सारे, बेटा मेरी आँख देर से खुली, चलो खाली पेट रोज़ा रख लो। शाम का भी कुछ नहीं है, बाप इसलिए घर के अंदर नहीं आ रहा, फुटपाथ पे बैठा रहता है कि बच्चों ने खाली पेट रोज़ा रखा है और अभी मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, तनख्वाह ख़त्म हो चुकी है 5 तारीख को। मैं मुसीबतों को समझता हूँ, मैं इसलिए हुक्मरानों की आंखें खोलता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और आखिर में पूछना चाह रही थी कि जब किसी भी ट्रस्ट का एक स्ट्रक्चर बनता है, तो अभी आपने कहा बहुत बड़े शेफ़ आपके पास हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट सबसे बड़े आपके पास हैं, ये सारी बातें आपने की, तो उनकी जो सैलरीज और चीज़ें हैं वो भी आप उसी सर्कल से निकालते हैं? हम उनकी सैलरीज, जैसे जिस जगह वो काम कर रहे थे, अगर वहाँ उनकी तनख्वाह 2 लाख थी तो मैं उनकी तनख्वाह दूंगा 3 लाख रुपये। अगर हमारे यहाँ प्रिंसिपल जो हैं वो दूसरी जगह पर थी बिलफर्ज A, तो मैं कोशिश करूँगा A+ मेरे पास हो। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये तनख्वाहें भी ट्रस्ट के पैसों से निकलती हैं? हाँ, लाजमी बात है। जब ट्रस्ट ये कह रहा है कि हमें आपसे रिजल्ट सुपर चाहिए, आप अपनी तरजीहात जो हैं, जो आप वहाँ दे रही थी उससे डबल यहाँ देंगी। जब मैं देखें ना, मैं आपका हक़ ज़हमत तो पे करूँगा ना। अब एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो है एक वक्त में 12 अस्पताल देख रहा होता है। एक अस्पताल से फ़ोन आया, हाँ भाई इस मरीज़ की कंडीशन ख़राब हो रही है, बोलता है अच्छा व्हाट्सअप करो, दिखाओ, उसने भेजी रिपोर्ट, ठीक है इसको फला ये कर दो ये कर दो। हम कह रहे हैं हमारा डॉक्टर मरीज़ के सर पे रहेगा, तो भाई फिर मुझे पे भी तो करना पड़ेगा। वो 11 अस्पताल छोड़ रहा है जिनसे वो फ़ोन पे था और पैसे ले रहा है। जब तुम यहाँ हो, अब मैं तुम्हें गाड़ी भी दूंगा। हमारे पास जो टीचर्स पढ़ाने आती हैं वो अपनी गाड़ियों में आती हैं। तो अगर मैं इतना अच्छा पैकेज उनको दे रहा हूँ तभी तो अब आप मेरे पास जाएँ। इस वक्त 8 से 9 तो 8 टीचर्स डिज़ाइनिंग कर रही हूँ खाली। वो बड़ई को बता रही हूँ कि कल हमें इतना बड़ा घर चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, बड़ई वहाँ मौजूद है 24 आवर्स, वो तैयार कर रहे हैं चीज़ें। कहाँ ऐसा मुमकिन है कि फ्री वाले स्कूल में बच्चों को 5 स्टार होटल का जो स्विमिंग ट्रेनर है वो आके ट्रेनिंग कराता हो 16 बच्चों को एक साथ। हुकूमत कितनी मदद करती है? हुकूमत से मैंने ज़िंदगी में पहली बार मदद मांगी है कि मुझे लैब में और डायलिसिस में सपोर्ट करें। हम इस सिस्टम को पूरे पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, फ्री लैब, लाहौर, पेशावर। लेकिन अभी जो माफियाज़ हैं वो बहुत मजबूत तरीके से, झूठे तरीके से अभी एक प्रोपेगेंडा चलाया था उन्होंने थोड़े दिन पहले कि जी इनको मिल गई ग्रांट। और बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं लोगों को कि जी अगर ग्रांट आपने मांगी है बिलफर्ज के हमें पर डे ग्रांट चाहिए
पर मंथ हमें चाहिए बिलफर्ड $6 लाख की सपोर्ट चाहिए, तो भाई महीने की इतनी ग्रांट हुई, तो उसको 15 साल 20 साल 25 साल पे कन्वर्ट करके लोगों को गुमराह करने के लिए हमें तो पता है कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम खामोश हैं। हमने मांगी है हुकूमत से कि भाई अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे, और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कि भाई इतना हम लगाएंगे, डोनर से लाएंगे, अपीलें करेंगे, उनके दरवाजों पे जाएंगे, फंड रेज कॉन्फ्रेंस करेंगे, इतना आप मिलाओ ताकि हम इस काम को फैलाएं। दरअसल आप तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो हम छोटे छोटे काम करते हैं तो हमें माफियाज का बड़ा सामना होता है। पर अगर ये सब हो रहा है और इसके साथ आप कह रहे हैं लैब के कल्चर को, जिसकी आप अभी हम बात कर रहे थे कि एक फीस असल में पैसे इतने लगते हैं और फीस इतना लेती है। मैंने तो वीडियो बनाई ना, मैंने खुद जाके अपना लैब टेस्ट कराया, मैंने कहा मेरे शुगर के टेस्ट कर दो, उन्होंने 21,500 रुपये कर दिया। मैंने आके जो हमने मशीन लगाई अरबों रुपए की, मैंने कहा इस मशीन पे जो पाकिस्तान में इस वक्त कहीं नहीं, ज़रा यही टेस्ट करना और सारी कॉस्टें डालो, सैलरीज डालो, पेट्रोल डालो, जगह का रेंट डालो, सब डाल के निकालना कॉस्ट, तो कॉस्ट निकली 17 रुपये। आपने किस खाते में लिए 4,500 रुपये? मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपको लगता है कि बाकी जो माफिया इतनी बड़ी लैब इंडस्ट्री है इसमें, तो वो पैथोलॉजी इंडस्ट्री आपको ये काम करने देगी? मैं आपको बता तो रहा हूँ, झूठे प्रोपेगेंडे, उनके नुमाइंदे, शरारतें, ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं और हम फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं लोगों के लिए, लोगों को देखें, मैं चाहता हूँ मेरे लोग ज़िंदा रहें। आपको मैं इस पॉडकास्ट से मैं दावत दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है चले, जब आप कल परसों आएँ, लैब विज़िट करें, देखें, मशीनें देखें, उसकी चीज़ें देखें। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, देखें मैं कम बता रहा हूँ या इससे ज़्यादा का वहाँ पर है, या मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ इससे कम की चीज़ें वहाँ थी। आप लैब गई होंगी, इतनी बड़ी 4 मशीनें रखी होती हैं, उसमें सारे टेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको प्लांट दिखाऊंगा जो 1 मिनट में 2-2 हज़ार टेस्ट खींच रहा है, कैसे कर रहा है, रिपोर्ट कैसे उस बार कोड पे, जो बार कोड पे 15 टेस्ट लिखे हैं 2 मिनट में कैसे करके दे रहा है, रिपोर्ट आगे उस बार कोड की 15 टेस्ट। लेकिन लोगों ने तो शिकायत में ये भी लिखा हुआ था, उन्होंने कहा, मैं लेके गई कि 15 टेस्ट होने हैं, उन्होंने कहा नहीं आज सिर्फ 2 हो सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ही नहीं, हम 250 टेस्ट अभी कर रहे हैं। उन 250 टेस्ट में आप 15 करें, 25 करें, 30 टेस्ट कराएं। अगर उन 250 टेस्टों में आ रहे हैं तो हम करेंगे। अब बिलफर्द आप वहाँ आके बोलें जी हमारा MRI भी है, हमारा एक्सरे भी है, हमारा CT स्कैन भी है, हम नहीं करते। शिकायत पड़ी थी। हाँ, ये तो हमने वहाँ लिखा भी हुआ है कि हम अभी ये 250 टेस्ट कर रहे हैं। हमने उस रोड के ऊपर मज़ीद 3 जगह ख़रीदनी है, हम MRI भी लेकर आ रहे हैं। हम वहाँ पर जो मज़ीद टेस्टों की मशीन है, जैसे यूरिन का टेस्ट है, उसकी मशीन वहाँ नहीं लग सकती क्योंकि उसकी स्मेल और ये सब मसले, तो वो उसके लिए हम अलग जगह ले रहे हैं। हम अपनी वीडियोस में बता चुके हैं हमें ये इसके लिए जगह भी चाहिए। डोनर से भी हमने अपील की है, क्योंकि हम नहीं चाहते रेंट की जगह पे इतना बड़ा खर्चा करें। जी रेंट की जगह पे हम 60 करोड़ की मशीन लगाएं, नहीं, हम रेंट की जगह भी नहीं करेंगे। हमें जगह चाहिए ताकि हम ज़हनी सुकून। अभी ये जगह भी जो हमने जो पूरी लैब लगाई है, अरबों रुपए की मशीन, हम 17.5 करोड़ रुपए की जगह खरीदी पहले, उसके बाद मशीन। अब जगह ही नहीं है। अब मेरे पास इस वक्त हमने फ्री ब्लड बैंक खोला, उसकी मशीनें हमें सारी डोनेट की उन्होंने, फ़र्रुख अमीन साहब, यूनिटी फूड वाले। मशीनें हैं, बेड भी आ गए, लगाएं कहाँ? क्योंकि जो ब्लड बैंक की जगह थी वहाँ भी सारे लैब के मरीज़ जो आ रहे हैं, क्योंकि देखें ना, सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक तो फास्टिंग वाले मरीज़ आ रहे हैं, वो वैसे ही भूखे आ रहे हैं। अब मैं उनको किधर लेकर जाऊँ? अंदर नहीं बैठाऊंगा, वो धूप में गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। फुटपाथ पे कुछ शेड लगाने आओ तो उधर से लोग आ जाते हैं सरकारी की, ये क्या है, ऐसे कैसे। तो वो मैंने पूरा ब्लड बैंक वाली जगह उनकी वेटिंग बना दी है। अभी हमने नीचे पाकिस्तान। लेकिन आप फ्यूचर में कभी चाहेंगे कि गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो आपके साथ मिलके इस काम में ताउन करे? और क्योंकि असल में काम तो उनका है ना, स्टेट ने उस तरह से नहीं हुआ या पॉसिबल नहीं हुआ तो इसलिए प्राइवेट लोग आ गए और काम करने लगे। तो अगर कुछ इस तरह का लेज ऑन कर लेते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में NGOs के साथ हुकूमतें मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करती हैं, पाकिस्तान में भी करती हैं। हमने इसीलिए ग्रांट के लिए एप्लीकेशनें डाली हैं, खुदा के वास्ते हमारे साथ खड़े हो। मसला ये है कि बहुत सारी जगहों पे लोग ऐसे आ गए हैं कि जो कहीं ना कहीं प्राइवेट माफिया या उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स, उनके अपने सारे मामला आते हैं। लेकिन फिर भी हमने हुकूमत में, हमें भरोसा है अपने मुल्क पे लोगों। ये सारी जितनी NGOs हैं बहुत एक्टिव हो जाती हैं। लोगों को होता है कि शायद सारी नहीं, कुछ पूरे साल केसेस ढूंढे जाते हैं ताकि उनको भी चैनलों में बैठाया जाए और उस पर अपने ज़ाती अकाउंट नंबर चला के और फिर वो पैसे और उन बेचारों को 2-3 हज़ार रुपये दे के। मुझे एक बहुत बड़े TV चैनल पे एक बहुत बड़े एंकर ने, पाकिस्तान में जिनकी फ़ैन फॉलोइंग नंबर 1 पे हो शायद इस वक्त, उन्होंने फ़ोन किया मुझे, जफ़र भाई आना। वो एंकर, उन्होंने कहा देखो यार ये क्या है। मैंने देखा एक बच्चा, उसके जिस्म पे खाल नहीं थी, 5-6 साल का बच्चा होगा, उसका बाप रो रहा था। क्या हुआ? फला साहब ने इनको बैठाया था, रमज़ान ट्रांसमिशन में इनके नाम पे पैसे लिए। अब उसके जिस्म पे खाली नहीं है, उसको तुम 15 दिन से बंद करके एक तुमने कमरे में रखा हुआ था, टीन की छत वाले, और जब उसके नाम पे पैसा आया तो अपना ज़ाती अकाउंट नंबर चला दिया। अब जब उसका बाप बोला इतने लोगों ने कॉलें की थी, इतने लाख बनते हैं, बेटे का इलाज हो जाएगा, तुम उसको 5,000 दे रहे हो, जब वो मांग रहा है उसको पीट रहे हो। मैंने फिर नहीं बनाई वीडियो, क्योंकि फिर वो एक नया मास खुल जाता कि अच्छा ये फला और कंपटीटर और यूँ और वो। मैंने फिर उसको बोला मुझसे क्या मदद चाहते हो? फिर मैंने देखा कि वो तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा और ये,
मतलब मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं, मामलात इतने सीधे। मैं अल्लाह जिस हम चैनल पे सबकी जाता हूँ, अगर कोई केस आता है, मैं कहता हूँ उस केस का नाम डालो, उस केस का फ़ोन नंबर चलाओ। अगर नहीं चलाना, हमारे इदारे का कुछ नहीं चलेगा, हमारे इदारे का फ़ोन नंबर नहीं चलेगा। उस बेचारे गरीब के लिए जो पैसा आ रहा है मेरे इदारे में गिरेगा, मैं ढूंढूंगा कैसे? हो सकता है किसी ने भाई उसकी इस्तेदाद किसी की 10 रुपए थी उसने भेज दिया, किसी की इस्तेदाद 10 लाख की थी उसने भेज दिया। आप उसके नाम पे मंगवाएं, नहीं है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बता देगा, फ़ोन नंबर बता देगा, कोई वेस्टर्न यूनियन से भेज दे, कोई जैसे दिल चाहे भेज दे, उसके बैंक अकाउंट में भेज दे, कैश भिजवा दे। अमीर आदमी के लिए पैसा भिजवाना मसला नहीं होता, वो अपने किसी जानने वाले को भेजेगा, इस गरीब के घर पहुँचा दो। तो आपको पता है लोग अब टीवी पे जब बैठते हैं और इस तरह के केसेस लेके बैठते हैं, हम डॉक्टर्स की नज़र से जब देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है जिसका शायद कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन उन लोगों को उन बच्चों को गोद में हाथ में लेके, जैसे हम सड़क पे नहीं मिलते अक्सर इस तरह के केसेस, तो टीवी पर भी अब बैठ के ये लोग करने लगे। तो अजीब लगता है कि कभी शायद ये जो NGO है वो एक इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है जो सिर्फ भीख मांगती है। I'm sorry बट मैं देखें, इस सवाल के 4-5 पहलू हैं, इसमें ढूंढना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा गुनाहगार है किसका दामन। मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता। ये ऐसे देखें, हम एक अलग NGO हैं, हम देख रहे हैं एक NGO वो भी जो एक पैसे का भी काम नहीं कर रही। सुबह मॉर्निंग शो में, दिन के शो में, शाम के शो में, रात के शो में, फलां जगह कोई वाक़या हुआ उसमें। अरे भाई, जब आपका कोई काम ही नहीं है तो आप हर जगह नज़र कैसे आ रहे हो? तो ये कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं? हम अभी आपके सामने बैठे हैं, हमने अपने 3000 काम गिनवा दिया, आप बार बार बोले जा रही हैं तनकीद 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 तनकीद। तो जो कुछ नहीं कर रहा और 24 घंटे मौजूद है टीवी पे, उन पे क्यों नहीं तनकीद हो रही? सवाल बनता नहीं बनता? हमें तो ज़रा सा कोई वाक़या हो जाए 25वें चैनल कॉल करते हैं, हम तो नहीं जाते। हम क्योंकि हम फंसे हुए होते हैं। हम वहाँ जहाज़ में जो लोग गिर गए हैं, जो जहाज़, हम वहाँ उनको निकालेंगे, आपको टाइम दें। तो बात ये कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम कहीं काम कर रहे हैं, देखें ना आप, रमज़ान में अगर मुझे कोई फ़ोन कर रहा है, मैं कहाँ मिल रहा हूँ जी? अफ्तारी कराते हुए, सहरी कराते हुए, लोगों के घरों में खाना पहुँचाते हुए, फ्रूट। अभी आपने बोला NGOs ये कर रही होती हैं, वो कर रही होती हैं। पहली रमज़ान को जब पूरा पाकिस्तान ज़कात निकाल रहा होता है, सारा मुसलमान, मुझे पहली रमज़ान को क्या करना चाहिए कि ये मेरा काम है, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, सबके लिए, लोगों के लिए, मुझे ज़कात दो, यही करना चाहिए ना? मैं तो काम कर रहा हूँ ना। मैं पता क्या कर रहा था पिछले साल पहले रमज़ान को? फल वालों का बाइकआउट। दूसरे रमज़ान को आज दूसरा दिन है बाइकआउट, आज तीसरा दिन है बाइकआउट। ये नीचे नहीं आ रहे, ये 130 रुपये दर्जन वाला केला जो है 600 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। चौथी रमज़ान को बाइकआउट, 5वीं को बाइकआउट, 7 रमज़ान को जब वो केला अपने असल रेट पे आया, वो खरबूजा 60 रुपये किलो हुआ 700 रुपये किलो वाला, तो मैंने बाइकआउट ख़त्म किया। इस डेट में सब लोग अपनी ज़कातें बांट चुके थे। देख लें, पूरा सोशल मीडिया गवाह है, पूरा पाकिस्तान गवाह है। तो हमारी लाइन अलग है। हम अगर किसी पे स्टैंड ले लेते हैं, अभी पूरा साल कैसे चलेगा इदारा? पूरा इदारा मुझे यूँ देख रहा है, ज़फ़र अब्बास तू ये कर क्या रहा है? जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं जी ज़कात दीजिए और हम ये आपकी मदद से काम करेंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे। अच्छे इदारे भी हैं जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो कर रहे हैं। तुम किधर हो? फ़कीरों के पीछे लग गए तुम 2 रमज़ान से। क्या साथ दिया कराची वालों ने? एक फ़कीर किसी चौरंगी भी नहीं था पूरे रमज़ान में। जो फ़कीर मिल रहा कह रहा ज़फ़र अब्बास पे लानत। मुझे ही बैठ के बोल रहा है, वो आयशा मंजिल में बैठा हूँ, बोल रहा ज़फ़र अब्बास ने बर्बाद कर दिया। मैंने कहा जानते हो तो ज़फ़र को, मैं ही तो हूँ। मुझे गालियाँ दे रहा है वहाँ खड़े होके। तो बात ये, हमारी लाइन अलग है, हमारी बहुत अलग लाइन है, और हम खुदा के भरोसे पे चल रहे होते हैं और खुदा रास्ते बना। इस दुआ के साथ एंड करेंगे इस प्रोग्राम को और सेशन को कि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ फरमाए और हम सब के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।